नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स द्वारा संचालित टैक्स लिटरेसी मिशन कर साक्षरता अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर समता उर्डिया, प्रोजेक्ट फेलो, डिपार्टमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन अकाउंटिंग, उपस्थित हूँ इनकम टैक्स के एक महत्वपूर्ण हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए। और हमारे साथ इस चर्चा में उपस्थित हैं प्रोफेसर शूरवीर सिंह भानावत सर। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के और इनकम टैक्स आपका एक पसंदीदा विषय है। आपने इस विषय पर एक बुक भी लिखी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और वन ऑफ देम इज जब एक व्यक्ति एक एसएससी लोन लेकर अपना मकान बनाता है, तो जब लोन लेकर वो मकान बना रहा है तो उस केस में उसकी टैक्सेबल इनकम जो कैलकुलेट होगी, क्या उसमें कोई उसको डिडक्शन अवेलेबल होंगे? आई मीन वो लोन लेकर मकान बना रहा है तो वो उस लोन पर इंटरेस्ट भी चुका रहा है, साथ ही उसको लोन अमाउंट भी पे करना है। तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए की तरफ से क्या प्रोविजन है एक एसएससी के लिए? देखिए समता, इसमें क्या है, यदि आपने मकान को बनाने के लिए या मकान को खरीदने के लिए या मकान का रिपेयरिंग करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए आपने लोन लिया है जी। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 24B में एक प्रोविजन है कि यदि आपने इसके लिए लोन लिया है और इस पर कोई ब्याज चुकाया है तो आपकी टोटल एसेसेबल इनकम निकालते समय डिडक्शन मिलता है। तो ये सेक्शन 24B के अंदर मिलता है और आपने लोन लिया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पर यस, जो लोन आपने लिया है तो लोन का दो कंपोनेंट हो गए। एक तो आप जो किस्त आप पे करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट होगा और उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा सेक्शन 24B में, ये मिलेगा केवल 24B के अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट का डिडक्शन मिल जाएगा। और ये सेक्शन 24 में जब ग्रॉस एनुअल निकालेंगे तो उसमें से माइनस हो जाएगी। अच्छा, तो सर इज देयर एनी लिमिट कि कितने अमाउंट तक का डिडक्शन मिल सकता है? यस, हाँ। तो देखिए एक बात और आप समझ लें कि हमारे यहाँ 2020 के जो बजट में गवर्नमेंट ने दो टैक्स रिजाइम बना दिए, न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको, जो तीन तरह के मकान होते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की एक लिमिट होती है, उस लिमिट का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं है। अच्छा, यदि ओल्ड टैक्स रिजाइम आप अडॉप्ट करते हैं तो ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने लिया है इंटरेस्ट, वो जो लोन लिया है और जो इंटरेस्ट आपने पे किया उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यदि मकान लेट आउट प्रॉपर्टी है और लेट आउट प्रॉपर्टी के मकान के लिए यदि आपने लोन लिया है तो चाहे वो न्यू टैक्स रिजाइम हो चाहे ओल्ड टैक्स रिजाइम हो, दोनों में डिडक्शन मिलता है। तो सर एसओपी पर सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, बट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। एंड लेट आउट में दोनों ही रेजिम में आपको ये डिडक्शन अवेलेबल है। ओके। अब इस आपने पूछा कि इसकी सीमा है, कोई लिमिट है क्या? यस। तो यदि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में देयर इज नो लिमिट। जितना इंटरेस्ट उसने पे किया है प्रीवियस ईयर के अंदर, चाहे 1 करोड़ का लोन लिया चाहे 2 करोड़ का लोन लिया है, और जितना इंटरेस्ट उसने पे किया पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। यानी जब वो हाउस प्रॉपर्टी हेड की टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा, पहले वो ग्रॉस एनुअल निकालेगा, जेएवी निकालेगा, इसके 3 स्टेप मैंने प्रीवियस में डिस्कस किया था। उसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेगा, उसमें डिडक्शन माइनस होगा और उसी में से इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके सर। लेकिन यह एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर क्या है कि यदि आपका, चूंकि आपने बल्क में लोन लिया है और यदि नेगेटिव आ जाता है तो सेट ऑफ के केस में केवल 2 लाख रुपए तक ही सेट ऑफ कर पाएंगे। नेगेटिव क्या सर? जैसे आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत बल्कि अमाउंट आ गया। अच्छा। और आपका जो रेंट मिल रहा है उस रेंट से भी ज्यादा इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो नेगेटिव इनकम नेगेटिव आ गई। तो वो ध्यान रखिए 2 लाख रुपए तक ही सेट ऑफ हो पाता है। okay. तो यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए या 30,000 रुपए जी। तो 2 लाख या 30,000 रुपीज। अब जैसे सर मान लो मैंने अगर लोन लिया है और मकान रेडीमेड मकान मैंने परचेस किया है तो ठीक है, मेरा एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सके। लेकिन अगर मैं मकान कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन ले रही हूँ और मेरा 3 साल तक मकान नहीं बना, तो क्या उस केस में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लोन का जो है वो इंटरेस्ट तो चालू हो ही जाएगा, वो मुझे पे करना ही है और मकान अभी बना नहीं है, तो उस केस में क्या मेरे को वो इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलेगा? यस, देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए आपने क्या किया, मकान बनाने के लिए लोन ले लिया, मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। अब चूंकि मकान कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक मकान कंप्लीट नहीं है, तब तक आपका टैक्सेबल इनकम भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन जो डिडक्शन इस पीरियड का, तो उसको हम बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट इज आल्सो अलाउबल। यानी इंटरेस्ट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। पहला कंपोनेंट जो होगा वो प्रीवियस ईयर का पूरा इंटरेस्ट, यानी जिस ईयर में मकान कंप्लीट होता है उस ईयर से डिडक्शन स्टार्ट होगा। पहली बात तो। नंबर 2, जिस ईयर में आपने स्टार्ट किया है उसमें दो कंपोनेंट पर डिडक्शन मिलेगा। एक तो प्रीवियस ईयर का पूरा इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए मैंने 2020 में लोन लिया, 2023 में मकान कंप्लीट हुआ, तो 20 से लेकर 23 तक के पीरियड, यानी इसको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहेंगे। इस पीरियड का जितना ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन मिलेगी। उसको प्री कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और उसके बाद हर ईयर का जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जितना इंटरेस्ट बन रहा है, वो इंटरेस्ट तो है ही है। तो प्रीवियस ईयर का इंटायर इंटरेस्ट प्लस 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के टोटल इंटरेस्ट की 5 इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, और पहली इंस्टॉलमेंट उस ईयर में स्टार्ट होगी जिस ईयर में मकान कंप्लीट हुआ है। तो वहां से 5 साल तक आपको मिलता रहेगा, और 5 साल में जाकर लैप्स हो जाएगा। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बेशक कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट रिडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को बहुत ध्यान से समझना होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ लोन, जिस डेट को लोन लिया वहां से लेकर के 31 मार्च जस्ट प्रीसीडिंग टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, यानी जिस डेट को मकान कंप्लीट हुआ उसके जस्ट पहले का 31 मार्च तक के पीरियड का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल, मैंने लोन लिया 1 जुलाई 2020 को, मेरा मकान कंप्लीट हुआ 31 जुलाई 2024 को। तो 31 जुलाई 2024 के जस्ट पहले 31 मार्च 2024 आएगा। तो 1 जुलाई 20 से लेकर के 31 मार्च 2024 इज द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इन 4 साल का इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करूंगा, राइट, और उसकी टोटल लगाऊंगा, उसमें 5 से डिवाइड करूंगा, एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट प्लस मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12,000 इंटरेस्ट हो गया, तो एक महीने का 12,000, एक महीने का 1,000 रुपए हो गया। तो गत वर्ष का पूरा 12,000 प्लस वो 4 साल का 12 चौक 48 जितने भी हो रहा है उसमें 5 का भाग लगा दीजिए, और जितना इंस्टॉलमेंट आएगा वो प्लस टोटल अमाउंट विल बी डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 24B। तो सर अगर मान लो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है लेकिन मैंने पे ही नहीं किया है, तो क्या उस केस में भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? यस। यहाँ एक प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट में कि भाई आपने लोन लिया और इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए, यानी इंटरेस्ट इज स्टिल ड्यू, आपका ड्यू है, तो ही डिडक्टेबल है। यानी एक्रूड बेसिस पर डिडक्शन मिलता है, नॉट ऑन पेमेंट बेसिस। एक्चुअली यू आर पेइंग और नॉट डजंट मैटर, वंस इंटरेस्ट हैज बीन ड्यू, एक्रूड हो गया। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ड्यू हो गया और फिर इंटरेस्ट पर फिर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बैंक ने, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मान लिया पेमेंट नहीं किया है, हमने डिले पेमेंट कर रहे हो, और वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। तो ओनली ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, दैट इंटरेस्ट अमाउंट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 24B। और सर अगर मैं लोन चुकाने, हाउस लोन लिया और उसको चुकाने के लिए अगेन लोन लेती हूँ और मैं उस पर भी इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो क्या वो इंटरेस्ट भी हाँ देखिए, हाँ कभी कभी क्या होता है कि आप किसी बैंकिंग सिस्टम से लोन लेते हैं और आपने चूंकि हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट रेट किसी दूसरे बैंक ने कम कर दी, मान लीजिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है और वहाँ 8.75% रेट चल रही है और आईसीआईसी बैंक ने 7.5 कर दिया। नाउ आई वुड लाइक टू स्विच द लोन इंटायर लोन, तो मुझे क्या करना होगा? पुराना लोन चुकाने के लिए नए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो आप पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन ले लीजिए, चुका सकते हैं, और जो फ्रेश लोन होगा उस फ्रेश लोन के ऊपर इंटरेस्ट डिडक्टेबल है। जो इंटरेस्ट बनेगा फिर वही कंपोनेंट, वही आपको देखना होगा, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो पूरा डिडक्टेबल हो जाएगा। और सर एक हाउस लोन अवेल कराने के लिए कुछ जो है सर्विसेज भी ली जाती है जिसके लिए हम ब्रोकरेज या कमीशन भी देते हैं, तो क्या वो मेरे हाउस लोन के जो डिडक्टेबल अमाउंट है जो इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग है, क्या उसको उसमें कंसीडरेशन किया जाएगा? देखो, ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, इफ यू आर गेटिंग लोन थ्रू द एजेंट्स और एजेंट को यदि आप कोई पे कर रहे हैं तो वो इसका कोई प्रोविजन नहीं है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। सेक्शन 24 में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। 24 में केवल 2 चीजों का डिडक्शन मिलता है। One is standard deduction at the rate of 30% of NAV and second is interest on loan only, वही डिडक्शन मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा।
और ये पे कौन ध्यान रखिए, यदि आपने लोन फॉरेन से भी ले लिया तो आप टीडीएस चुकाएंगे तो ही आप फॉरेन लोन को रीपे कर पाएंगे, तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके। तो ये कुछ पॉइंट हैं तो जी आपको सर। इसमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सर, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली लोग लोन लेकर ही मकान बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उस समय वो लोग क्या क्या डिडक्शन अवेल करा सकते हैं जब टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बड़े एक सरल और सहज भाषा में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की, उनकी सहयोग की वजह से आज हम ये सेशन जो है वो रिकॉर्ड कर पाए हैं। थैंक यू। थैंक यू।